हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पेपर जो है टीजीटी मैथ्स, एचटेट टीजीटी मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2023, इसका सब्जेक्ट वाला पोर्शन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। ये जो है जर्नल सेक्शन है अर्थमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं आज का इस सेशन की। तो ये है क्वेश्चन नंबर 61 से आपके पास ये क्वेश्चंस हैं। जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो जिन भी कैंडिडेट्स ने नहीं देखा है तो उन क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 3। क्या कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच का जो अंतर है वो 3 है। इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, अगर इनकी स्क्वेयर्स का सम 369 है तो हमें बताना है सम ऑफ द नंबर्स इज, तो उन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमने मान लिया कि कोई वो दोनों नंबर ए और बी हैं, तो उनका क्या है डिफरेंस दे रखा है, कितना है 3। तो ए माइनस बी जो है वो क्या हो गया 3 हो गया। हमने नंबर्स क्या मान लिए, ए और बी मान लिए। उसके बाद में क्या दे रखा है, इनके स्क्वेयर्स का सम यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये दे रखा है आपको 369। आपसे पूछ रहा है नंबर्स का सम यानी कि ए प्लस बी आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो अगर अब आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर याद है तो आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, देखिए मैं पूरा ही सोल्व करके ऐड करके दिखा देती हूँ, बाकी आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। क्या करते हैं इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा प्लस का 2ab आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2ab, फिर प्लस में इसका जब खोलोगे आप तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab ये होगा। अब ये जो प्लस 2ab है ये माइनस 2ab से कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर आ गया आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो 2 ले लेते हैं कॉमन, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसके बराबर आ गया। यानी कि ये क्या था इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास में इसके बराबर आ गया। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की, तो इसको तो रहने देंगे एज इट इज, प्लस में a माइनस बी कितना है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, इंटू में 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको कितना दे रखा है 369। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 में 18 और 2 6 12 और 1 13 और 2 3 6 और 1 7, तो ये आ गया आपके पास में 738। तो यहाँ से आप निकालेंगे a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 9 को इधर ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, 738 माइनस 9 जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, 18 में से 9 गए तो 9 बचा 2 और 7 729। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 729 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इधर आकर के क्या हो गया स्क्वायर रूट, और 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है 27 होता है। तो a प्लस बी यानी कि उन नंबर्स का सम कितना आ गया 27 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशेंट। किसी डिवीजन सम के अंदर जो भाजक है, ठीक है, वो क्या है भागफल का 12 गुना है, एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, और जो शेष फल आता है उसका 5 गुना है। इफ़ द रिमाइंडर इज 36 देन द डिविडेंड इज, अगर शेष फल 36 है तो जो डिविडेंड होगा, भाज्य जो होगा वो कितना होगा वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखो ये कोई भी एक डिवीजन का सम है हम आपके पास में। अब इसके अंदर क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका डिवीजर होता है, ठीक है, ये हो गया डिवीजर। इधर क्या होता है आपके पास में, यहाँ पर क्या आता है क्वोशेंट आता है आपके पास में, और नीचे क्या बचता है रिमाइंडर बचता है, और ये होता है आपका क्या डिविडेंड। तो ये फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इसमें रिमाइंडर इसने दे रखा है कितना है 36, तो ये हो गया 36। अब क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पर
जो डिवाइजर है, डिवाइजर जो है वो क्या है 5 टाइम्स है रिमाइंडर का, तो इसका 36 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 36 का 5 गुना कितना हो गया 180, यानी कि ये जो डिवाइजर है कितना हो गया 180। अब ये जो है इस क्वोशेंट का कितना गुना है 12 टाइम्स है, तो अगर हम क्वोशेंट को x मान लें तो इसका 12 टाइम्स क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, और वो किसके बराबर है इस डिवाइजर के बराबर, तो ये हो जाएगा 180। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 180 अपॉन में 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 1 12, और यहाँ से 6 बचेगा तो 12 5 60, तो ये बच गया आपके पास में 15 आ गया, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब आपसे पूछ रहा था कि डिविडेंड क्या होगा ये बताएं, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट, इसका और इसका मल्टीप्लाई और प्लस में ये रिमाइंडर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 और 15 का गुना और प्लस में कितना रिमाइंडर कितना है 36 है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा डिविडेंड आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 15 8 है 120, तो 12 और 15 कम 15 और 12 27, तो 2700 और प्लस में 36, तो ये आ गया 2736 आपके पास में डिविडेंड आ गया। इनकी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इफ़ ए डिनोट्स डिवाइडेड बाई, अगर ए किसको डिनोट कर रहा है डिवाइड को डिनोट कर रहा है, बी डिनोट्स एडेड टू, बी जो है सम को डिनोट कर रहा है, सी किसको डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि सी जो है वो सब्ट्रैक्शन को घटाने को डिनोट कर रहा है, ऐसे ही डी डिनोट्स मल्टीप्लाई बाई, देन इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो देखो क्या दे रखा है आपके पास में 20C 12B 8A 2D 6। अब देखो आप देखते जाए यहाँ पर ए डिनोट्स डिवाइडेड बाय, तो ए किसको डिनोट कर रहा है डिवाइड को, यानी कि 8 और 2 के बीच में कौन सा सिंबल है डिवाइड का। बी डिनोट्स एडेड टू, बी कहाँ है ये है, तो बी की जगह पे प्लस और इधर क्या है 12 है। उसके बाद में सी डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सी डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, तो सी की जगह पे माइनस का साइन और ये 20, और डी किसको डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई 6। अब इसको बस सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई कर दोगे, यहाँ से एक सेकंड, ये यहाँ से कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, ये जो था ए किसको डिनोट कर रहा था डिवाइड को करा था, और हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो इसको डिवाइड करो। ठीक है, ठीक है, अब इसको सोल्व करो। अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये आप यहाँ पर कौन सा तरीका लगाओगे बोडमास का तरीका लगाओगे, तो यहाँ पर सबसे पहले किसको सोल्व करोगे डिवाइड को, तो जब इसको और इसको सोल्व करोगे 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 24। यहाँ से बाकी के जो बचे उनको एक साथ सोल्व कर सकते हो, 20 माइनस 12 और इस इधर वाला पूरा पोर्शन सोल्व करने पर कितना आ गया प्लस में 24। ठीक है, तो अब ये आपके पास में क्या आ जाएगा रिजल्ट, तो ये आपके पास आ गया अब 20 माइनस 12 तो कितना बचा 8 और प्लस 24 कितना हो गया 8 और 24 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 8 4 12 और 2 1 3, तो 32 जो है ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो जो दे रखा था बस उसको वैसे ही लिखना है और आपको सिंपली इसको सोल्व करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन कवर्स 12 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर डिस्टेंस जो है किस स्पीड से ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर पर आवर की गति से। ऐसे ही 18 किलोमीटर डिस्टेंस 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 24 किलोमीटर डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द एवरेज स्पीड इन कवरिंग द होल डिस्टेंस इज, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि पूरी डिस्टेंस कवर करने में एवरेज स्पीड कितनी होगी वो बताएं आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एवरेज स्पीड, एवरेज जो स्पीड होगी आपके पास में वो क्या होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम ये होगी। अब टोटल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी भाई 12 किलोमीटर डिस्टेंस ये है, प्लस में 18 किलोमीटर ये है और प्लस में आगे कितनी है 24 किलोमीटर ये है आपके पास में। ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम की अगर बात करें तो आप देखिए 12 किलोमीटर डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल करी 3 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना लिया होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी कि 12/3 प्लस इस वाले को ट्रेवल करने में
18 किलोमीटर डिस्टेंस है और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करी, तो 18/9 प्लस में 24 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करी, तो ये हो जाएगा यहाँ से कितना टाइम लगा, तो 24 और अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, इन सभी को ऐड करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 10 20 और 20 40, 8 और 2 10, तो 40 और 10 50 और 4 54, 54 किलोमीटर तो क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई टोटल। और टाइम की अगर बात करें तो देखो 3 4 जा 12, यहाँ से 9 2 जा 18 और ये वाला 4 6 जा 24, तो 4 घंटे ये, 2 घंटे ये, 6 घंटे ये, तो 4 और 2 6 और 6 12, तो ये आ गया 54/12 आपके पास में आ गया यहाँ से। तो 54/12 इसको आप 6 से काट दो, तो 6 दूनी 12 और 6 नी में 54, तो ये आ गया 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो हो जाएगी आपकी क्या, एवरेज स्पीड। तो जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो क्या करना है, टोटल जो डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब टाइम कैसे निकाला भाई, स्पीड क्या होती है आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा यहाँ से, तो वही करके हमने यहाँ से टाइम निकाल लिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 73 है ये। ठीक है, क्या है कि इफ 10 पर्सन्स कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ ए वर्क इन 8 डेज, अगर 10 आदमी किसी काम का 2/5वां हिस्सा 8 दिन में पूरा करते हैं, देन हाउ मैनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। तो जो बचा हुआ काम है ना, इसको पूरा करवाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कितने दिन में पूरा करवाना है यार, 12 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपने एक कंसेप्ट अगर पढ़ा हो तो क्या होता है कि जो मैन पावर इनटू में नंबर ऑफ डेज इनटू में नंबर ऑफ आवर्स की एक दिन में कितने घंटे काम करा, और अपॉन में क्या होता है आपके पास में वर्क, भाई टोटल काम कितना है। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें ये M1 D1 H1 W1 और राइट साइड में M2 D2 H2 और अपॉन में W2, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए यहाँ से, यानी कि जितना काम जिस स्पीड से इधर हो रहा है उसी स्पीड से अगर इधर करवाना है तो ये वाला इनका प्रोडक्ट जो है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसी रिजल्ट का अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर कितना है, देखिए मैन पावर कितनी है, यहाँ पर कितने लोग हैं, 10 आदमी हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं वो 8 दिन, घंटों की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है तो इसको छोड़ देंगे हम। काम कितना किया इन्होंने, 2/5। ठीक है, अच्छा राइट साइड में अगर बात करें तो मैन पावर आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स आपसे पूछ रहा है, तो M2 को रहने देंगे एज इट इज। नंबर ऑफ डेज, काम कितने दिन में पूरा करवाना है, 12 दिन में, तो मल्टीप्लाई में 12 और अपॉन में W2। अब यहाँ पर W2 आप देखेंगे कि काम कितना बच गया, तो भाई 2/5वां हिस्सा कर लिया। कोई काम था जिसका 2/5 पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका, काम एक था, तो 1 - 2/5 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 3/5, यानी कि 3/5वां हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3/5 W2 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करोगे तो देखो बराबर लेवल पे आप काट सकते हो, तो यहाँ से 5 से इसको 5 को काट दो यहीं से ही, ऐसे ही 2 से इसको काट दो, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 3 से इसको काटोगे तो 3 4 जा 12 हो। तो ये आपके पास में आ गया लेफ्ट साइड में तो 5 × 8 और राइट साइड में M2, तो M2 क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आकर के डिवाइड में, तो 4 से इसको काट दो 8 को, 4 2 जा 8, तो M2 जो है वो कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि कितने आदमी चाहिए, 10 आदमी चाहिए इस काम को पूरा करवाने के लिए। ठीक है, तो ये था वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्राइंगल, कि किसी राइट प्रिज्म का जो बेस है वो क्या है, एक ट्राइंगल है। तो चलिए हम एक प्रिज्म बना लेते हैं ट्राइंगुलर बेस की। तो इसके अंदर क्या है कि ये इसका बेस है, मान लो ये ट्राइंगल हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही इसका जो अपर बेस होगा वो भी ऊपर भी क्या होगी, एक ट्राइंगल ही होगी, इस तरह से होगा, वो भी एक
ये इसकी हमने ले ली पीछे वाली लाइन, डॉटेड बना देते हैं इसको थोड़ा सा, और ये तो ये आपके पास में एक ट्रायंगुलर बेस की प्रिज्म बन गई। नीचे भी क्या है, ट्रायंगल है, ऊपर भी क्या है, ट्रायंगल है। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। क्या है इस ट्रायंगल का, क्या है इस ट्रायंगल का क्या है पेरीमीटर, 32 सेंटीमीटर है। एंड इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 576 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स हाइट इज। अब इसकी क्या दे रखी है, इन रेडियस दे रखी है। इन रेडियस दे रखी है तो इन रेडियस क्या होगी भाई, इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर ऐसे सर्कल बना हुआ होगा, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपको कितनी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब इन रेडियस का अगर कंसेप्ट आपको ध्यान में हो तो इन रेडियस जो होती है वो किसके बराबर होती है, डेल अपॉन एस होती है। अब यहाँ पर ये डेल क्या है, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये जो एस होता है ये क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है, ये होता है आपके पास में। तो अब आपको यहाँ से देखो इन रेडियस की वैल्यू दे रखी है तो कितनी है, 6। तो 6 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रही हूँ, ए आर ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर की अगर बात करें तो देखो ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, कितना है, 32 है। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया यहाँ से भाई, ये 16 इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया, 16 छक्के 96। ठीक है, तो ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 576 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स हाइट इज, यानी कि वॉल्यूम आपको दे रखा है प्रिज्म का कितना है, 576। अब आप बताएं कि वॉल्यूम होता क्या है, तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी प्रिज्म का, बेस एरिया, और इनटू में क्या होता है, हाइट। हाइट इस प्रिज्म की कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक की, ये इसको हमने h मान लिया, तो इनटू में हाइट h इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम कितना है, ये 576। अब बेस एरिया, बेस क्या था हमारे पास में, एक ट्राइंगल है, और उसका एरिया हम निकाल चुके हैं, कितना है, 96। तो 96 इंटू एच इज इक्वल टू 576। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 576, और ये 96 इधर आकर के इसमें डिवाइड में आ जाएगा। अब अगर आप इसको काटेंगे तो अगर आप इसको सीधा डिवाइड करें, देखो 6 से मल्टीप्लाई करके देखो 96 को, 6 6 36, 3 और 6 9 54 और 3 57, मतलब 6 पे पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 6 सेंटीमीटर जो है हाइट आ जाएगी इस प्रिज्म की। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। If the number of diagonals of a regular polygon is 27, then the number of sides is। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको रिजल्ट क्या ध्यान में रखना है, फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर वो क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2 होता है, जहाँ पर वेयर n क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ साइड्स है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डायगनल्स दे रखे हैं, कितने हैं, 27 हैं। तो n इंटू एन माइनस 3/2 इज इक्वल टू क्या, 27। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, तो n इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27, और 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54। अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 54 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको सोल्व करेंगे। तो इतना करने की बजाय भाई आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो इन्हीं ऑप्शन को ही यहाँ पर अप्लाई करके देख लीजिए डायरेक्ट, जैसे 6 को रख के देखेंगे तो 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 कितना होगा, 3, तो 6 3 18, ये बराबर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर नहीं होगा। दूसरे पर चलो, दूसरा क्या है, 9 इंटू 9 माइनस 3, तो 9 इंटू 6 9 6 की 54, तो ये आ रहा है, यानी कि 9 इंटू 9 माइनस 3 अगर आप करेंगे तो देखो 9 इंटू 9 में से 3 गया 6, तो 9 6 की 54, तो राइट साइड में भी कितना है, 54 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका
राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस 3/2 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में वो क्या है कि इन टू एलॉयज, दो मिश्र धातुओं के अंदर, दो मिश्र धातु आपके पास में ए और बी, इन दोनों के अंदर कॉपर और जिंक का रेशो दे रखा है। पहली के अंदर कितना है 5:2, यानी कि जो मिश्र धातु ए है उसके अंदर कॉपर, ये हो गया कॉपर, और इधर ले लिया हमने जिंक, इन दोनों के रेशो की अगर बात करें तो कितना है 5:2 है। ये किसके अंदर है, ए के अंदर है। बी के अंदर अगर बात करें तो कितना है 3:4 है, 3:4 है। अब क्या कर रहे हैं कि कोई एक थर्ड एलॉय बना रहे हैं जिसके अंदर 7 किलोग्राम ऑफ एलॉय ए एंड 21 किलोग्राम ऑफ एलॉय बी आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू एलॉय। हमने बनाई इधर एक नई एलॉय, न्यू एलॉय, एक नई मिश्र धातु यहाँ पर बनाई, जिसके अंदर अगर ए और बी के रेशियो की बात करें तो मिश्र धातु ए में से कितना लिया 7 किलो लिया, बी में से कितना लिया 21 किलो लिया, कितना लिया 21 किलोग्राम। तो यहाँ से अगर इनका रेशो देखो तो 7 1 7 और 7 3 21, तो 1:3 में हमें लेना है। अब इसके अंदर कॉपर और जिंक का रेशो क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है कि इस नई एलॉय के अंदर कॉपर रेशो जिंक कितना होगा वो बताएं आप। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखें, जब भी दो एलॉय में से इस तरह से लेना हो तो सबसे पहले तो क्या है कि इसके अंदर जो कॉपर और जिंक है ना, जैसे इनका जो रेशो है, इन रेशो का सम आपके पास में इनको बराबर करना है। तो यहाँ पर देखो कॉपर जिंक का कितना है 5 और 2, तो 5 2 7 हो गया, और इधर देखेंगे तो 3 + 4 कितना हो गया 7 हो गया, तो इसमें ऑलरेडी ही इक्वल है। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि भाई हमें जो नई एलॉय बनानी है उसके अंदर इस ए का कितना पार्ट लेना है 1 लेना है, यानी कि इसका रेशो कितना लेना है 1 लेना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा रेशो 5:2 ही। तो यहाँ पर लिख दो नई एलॉय के अंदर, यहाँ से ए से लिया हमने कॉपर का कितना 5 रेशो और जिंक का कितना 2 रेशो, ये तो लिया हमने ए से। अगर बी से बात करें तो बी से कितना लेना है, बी का रेशो कितना लेना है यहाँ पर 3, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, रेशो 3 4 जा 12, यानी कि यहाँ से कॉपर का रेशो कितना लेना है 9 लेना है और जिंक का कितना लेना है 12 लेना है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो वो आपके पास में टोटल आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो गया 12 और 2 14, और इधर अगर आप बात करेंगे तो ये भी कितना हो गया 14, यानी कि 14:14। 14 से अगर आप इसको काट दोगे तो 1:1 का रेशो आ गया, यानी कि जो नई मिश्र धातु बनेगी उसके अंदर कॉपर और जिंक का रेशो क्या होगा 1:1 का रेशो होगा आपके पास में। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। डायरेक्ट क्या कंसेप्ट लगाना है फिर से देख लो एक बार, जो रेशो दे रखा है उसको हम लिखेंगे, भाई एलॉय ए के अंदर कॉपर जिंक का रेशो ये है, बी के अंदर ये है। सबसे पहला काम है कि इनको बराबर करना है, इनका सम बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी ही बराबर था। उसके बाद में जो नई एलॉय बना रहे हैं उसमें ए का कितना पार्ट ले रहे हैं, बी का कितना ले रहे हैं, उनका रेशो निकाल लो। अब ए का 1 रेशो ले रहे थे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 3 रेशो ले रहे थे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों को क्या कर दिया आप जोड़ दिया। तो ये आपके पास में नई जो एलॉय है उसके अंदर कॉपर और जिंक का रेशो आ गया यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री से है। If 7 cosec theta minus 3 cot theta is equal to 7, where theta is in first quadrant, then the value of 7 cot theta minus 3 cosec theta is 7 cot theta minus 3 cosec theta की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद रखना चाहें, अगर डायरेक्ट आप एक रिजल्ट याद रख लें तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट क्या यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास में इस तरह का फॉर्मेट हो, ए कोसेक थीटा माइनस में बी कोट थीटा, ये आपको दे रखा हो मान लो किसी वैल्यू एक्स के बराबर। ठीक है, इसी तरह से जो अब ये तो आपको दे रखा है, और आपसे पूछेगा यहाँ पर क्या दूसरा आपके पास में इसके साथ में क्या मिलेगा आपके पास में कि या तो इसको इधर ले आएगा कोट थीटा को इसके साथ ए के साथ, ए कोट थीटा और माइनस में बी कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू वाई होगा, या तो ऐसे होगा, या फिर दूसरा चेंज क्या हो सकता है कि इन कोट थीटा और कोसेक थीटा की जगह आपस में चेंज करने के बजाय ए और बी को चेंज कर सकता है। मतलब
कि जैसे ये वाला था तो इसमें बी को ले आए इधर, बी कोसेक थीटा और माइनस में ए कोट थीटा इज इक्वल टू वाई, या तो ये वाला हो या ये वाला। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या करना है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये आपके पास में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये है डायरेक्ट रिजल्ट, अगर आप याद रख सकते हैं तो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि कोसेक और कोट में ही हो, ये क्वेश्चन आपको सेम सिकेंट थीटा और टेन में भी मिल सकता है, और यही क्वेश्चन सेम आपको साइन और कोस के अंदर भी मिल सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं तो आप ये रिजल्ट यहाँ से याद रखें। अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप कंपेयर करो, देखो यहाँ से ए कोसेक थीटा यानी कि 7 कोसेक थीटा, ए कितना हुआ 7 हुआ, बी कितना हुआ 3 हो गया, ठीक है, एक्स कितना हो गया 7 हो गया। इधर क्या है, इधर क्या है आपके पास में भाई, ये पोजीशन चेंज कर दी, कोट को यहाँ ले आया इधर और कोसेक को इधर ले गया, यानी कि ए कोट थीटा माइनस में क्या हो गया बी कोसेक थीटा। कंपेयर करो इससे, इज इक्वल टू हम इसको मान लेंगे वाई। तो अब ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस बी कितना है 9, तो 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस वाई हमें निकालना ही है, तो इसको वाई स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये आप यहाँ से देखिए कि कितना बचेगा आपके पास में 40, ठीक है, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए 49 माइनस 9 ही रहने दो। इस 49 को लेफ्ट साइड में लाओगे माइनस का हो जाएगा, और राइट साइड में क्या है माइनस का वाई स्क्वायर है। अब प्लस का 49 माइनस का 49 तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी √9, यानी कि कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये तो हो जाएगा आपके पास में डायरेक्ट, अगर आप रिजल्ट बेस करते हो तो, अगर आप ये रिजल्ट ध्यान में रख लेते हो। अगर आपको रिजल्ट ध्यान में नहीं है तो दूसरा आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं तो वो और देख लीजिए। आप कैसे करेंगे, आपको दे रखा है कि 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7। अब हमें कैसे भी करके ये वाला फॉर्मेट लेकर के आना है, इसी को चेंज करते हुए। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अगर हम इसमें क्या चेंज कर दें कि 7 कोसेक थीटा, इस 7 को ले आए लेफ्ट साइड में तो माइनस का 7, और इस 3 कोट थीटा को ले गए हम राइट साइड में। अब यहाँ से देखिए 7 कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा कोसेक थीटा माइनस 1, और राइट साइड में 3 कोट थीटा, ठीक है। अब देखो ये है कोसेक थीटा माइनस 1, अगर हम इसको कोसेक थीटा प्लस 1 से और मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि 7 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 तो है ही, इसको कोसेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करा है तो राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा 3 कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 7 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में क्या है 3 कोट थीटा इंटू में कोसेक थीटा प्लस 1, ये है आपके पास। अब आगे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है, तो इसको क्या लिख देंगे 3 कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखो इधर कोट थीटा है और इधर कोट थीटा की पावर 2 है, तो इस कोट थीटा को अगर लेफ्ट साइड में लाओगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इस कोट थीटा से इसकी एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ बचा 7 कोट थीटा। राइट साइड में इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 कोसेक थीटा, और प्लस में 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 3, तो अब ये हो गया 7 कोट थीटा, इसको लाओ लेफ्ट में माइनस का 3 कोसेक थीटा, और इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है 3 है। अब आपका ये फॉर्मेट आ गया,
7 कोट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा। देखो 7 कोट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा किसके बराबर आया, 3 के बराबर। और यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो चाहे तो ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप तुरंत कर पाओगे, इस क्वेश्चन को देखते ही कर लोगे। यहीं से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कंसेप्ट लगा करके। और अगर रिजल्ट याद नहीं है तो फिर आपको इस फॉर्मेट से इसे चेंज करके इस फॉर्मेट में लेकर के आना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। वो आपको देखना होगा कि भाई कौन सी आइडेंटिटी हमारे लिए यहाँ पर सूटेबल है, वो आप क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 78, ये क्या है कि इफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है ए बी सी किसी सर्कल के अंदर बनी हुई है, ये किसके अंदर बनी हुई है, सर्कल के अंदर बनी हुई है। ठीक है, ये हमने बना ली इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी। इक्विलैटरल है, इसकी तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन द टेंजेंट्स एट देयर वर्टिसेस। तो इसके वर्टिसेस के ऊपर जो टेंजेंट्स लेंगे, तो ये इसका ए बी सी ये ट्राइंगल थी, ये इसका वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया ए से होता हुआ ऐसे। ठीक है, ऐसे ही बी से टेंजेंट ड्रॉ किया ये ऐसे। ऐसे ही हम इधर क्या करेंगे, सी से कोई टेंजेंट लेते हैं, इस वर्टेक्स सी से टच करता हुआ ये। तो अब इन टेंजेंट्स से फॉर्म अनदर ट्राइंगल। तो ये जो टेंजेंट्स है आपस में जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एक नई ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये जो नई ट्राइंगल बनी, ये ट्राइंगल कैसी होगी आपके पास में, स्केलन ट्राइंगल होगी, आइसोसेल्स होगी, इक्विलैटरल होगी या राइट एंगल होगी। तो बताओ भाई कौन सी होगी, विषमबाहु या फिर समद्विबाहु या फिर समबाहु या फिर समकोण त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज होगी ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ से क्या देखेंगे, एक रिजल्ट देखिए। सबसे पहले तो सर्कल के चैप्टर में आपने अगर पढ़ा हो, ये कोई भी एक सर्कल है, अगर किसी आउटर पॉइंट से आप यहाँ पर दो टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होते हैं, इनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे भाई, ये इसके बराबर होगा। ऐसे ही ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर हो गया। बोलो हुआ कि नहीं। अब एक रिजल्ट आपने सर्कल में और पढ़ा हो कि सर्कल के सेंटर से अगर हम यहाँ पर उसके टेंजेंट के ऊपर अगर यहाँ से रेडियस लेते हैं तो ये रेडियस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है और साथ ही साथ में इस टेंजेंट को दो बराबर पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड कर देती है। तो दो बराबर पार्ट में अगर ये डिवाइड करेगी तो जितना ये पार्ट है इतना ही ये भी पार्ट होगा। तो अब ये पार्ट इसके बराबर हो गया, ऐसे ही ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर हो गया, और ये दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर थे। तो इसका मतलब ये पूरी साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ऐसे ही ये वाली साइड ये आपस में इक्वल हो गई। तो इससे क्या हुआ, तीनों साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आपके पास कैसी ट्राइंगल बनेगी, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगी। तो अब अगर आप इसको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रखना चाहिए तो आप डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद कर सकते हैं इसको, कि अगर सर्कल कि अंदर कोई ट्राइंगल बनी है और उसके वर्टेक्स से टेंजेंट्स लें तो टेंजेंट्स से जो बनने वाली ट्राइंगल होगी वो क्या होगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अब ये हुआ कैसे, तो वो भी हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% गेन। किसी आर्टिकल को 15% के लाभ पर बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर। अगर उसने इसे 18 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, ही वुड हैव गेन्ड 18%, तो उसको 18% का लाभ होता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताएं। तो हम मान लेते हैं कि भाई आर्टिकल जो है ना वो 100 रुपये का आर्टिकल लिया होगा उसने, ठीक है, 100 रुपये का आर्टिकल है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब 100 की चीज़ को अगर 15% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 115 रुपये में। अच्छा, अगर इसको 18% गेन मिल रहा है तो कितने में बेचेगा, 118 रुपये में बेचेगा। अब ये जो है 118 यानी कि 18% का प्रॉफिट कब हुआ, जब ये इसको 18 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, यानी कि 115 की बजाय 18 रुपये और ज़्यादा में बेचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो क्या है, वही तो 18 रुपये है।
तो हम यहाँ से यहाँ तक का अगर हम अपने अकॉर्डिंग डिफरेंस देखें तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 115 से 118 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। ये 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 3 की वैल्यू जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 18 के इक्विवेलेंट है। तो अगर 3 की वैल्यू 18 है तो हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, जो कि हमने कितना माना है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 18/3 और इनटू में 100। तो इसको अगर काटेंगे तो 3 6 के 18, तो ये कितना आ गया, 600 रुपीज़ आपके पास में आ जाएगा। तो 600 रुपये जो होगा वो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये थे आपके जर्नल सेक्शन के अंदर जो मैथमेटिक्स आता है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी करके, तो उसके क्वेश्चंस थे। सब्जेक्ट वाला पोर्शन हम क्वेश्चन पेपर 2023 का ऑलरेडी पूरा सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आज कंप्लीट होता है। तो सारी क्लासेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ से। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगे कि आपके एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल है, तो ईमानदारी से कमेंट और लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।